तो आपका वेटिंग टाइम हुआ ओवर और आपके सामने है इंडियन इकोनॉमी की भी वीडियो यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपका एग्जाम में ये भी 40 नंबर लाएगा। तो 40 नंबर मैक्रोस और 40 नंबर इंडियन से होगा 80 नंबर आपके पूरे। इतना सारा सिलेबस कौन पढ़ेगा भाई, इतने में समेट दिया मैंने, इतने में इतना पढ़ लोगे तो बस आपका बेड़ा पार हो गया। एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा, टॉपर बनना तो बनना पड़ेगा, लेकिन भाई मैं सबका ध्यान रखता हूं तो पूरी वीडियो में बने रहना, वरना स्क्रीनशॉट से काम चलाना तो लो भैया, सामने स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, नोट डाउन करके चले जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। बीच में जो नोट डाउन पॉइंट बताऊंगा ना, नोट पॉइंट बताऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, एक ऑरल बात भी विद प्लानिंग कॉपी पे लिखना, मैं बार बार बताता हूं, उसी से मार्क्स आएंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं आने वाले मेरे भाई। तो मैं सूरज मालाकार आपका मास्टरमाइंड बाबा चैनल पे स्वागत करता हूं और आज की क्लास में हम इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की, जैसा कि वीडियो में देखा आपने, पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन जानने वाले हैं। कम से कम एटलीस्ट आप इतनी प्रैक्टिस तो रखना है। देखो टॉपर बनना है तो मैंने बार बार बताया सारे टॉपिक्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैंने इतने सारे सिलेबस को, जैसा गौरव सर कहते नहीं है, हम लोग आपको स्मार्ट स्टडी देते हैं ना कि हार्ड स्टडी देते हैं। तो जिनको फेल होने का डर है ना, या जिनको पूरे साल इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, ये रहा आपके सामने प्रेजेंटेशन। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना, एक एक चीज कॉपी पेन से निकाल के लिख लो। तो भाई क्लास 12 इंडियन इकोनॉमी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैंने साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है। देखो इस पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं, यहां पर यूनिट है, उसको मैंने 9 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। आपके भी बुक में ऑलरेडी उम्मीद है ऐसा ही मिलेगा, 9 नहीं तो 8 बनाकर दिए होंगे, ठीक है। बड़े ध्यान से देख लो, मैंने पहला चैप्टर ही 9वां लिखा है, इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान वाला। देख रहे हो, इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला, ये 9वां चैप्टर आपके पास, लास्ट वाला चैप्टर है। भारत चाइना और पाकिस्तान की एक आपने स्ट्रेटेजी पढ़ी होगी, पॉलिसी, इकोनॉमिक ग्रोथ इनकी कैसे हुई, क्या क्या स्ट्रेटेजी इनकी सिमिलरिटीज रही, समथिंग ये चैप्टर पूरा है। ये पूरा चैप्टर दोस्तों 8 नंबर का रहने वाला। आपको पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूं, मार्किंग स्कीम की वीडियो जिसने नहीं देखी वो प्लान पहले करो, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए वो देखो, और ये रहा आपके पास इंडियन इकोनॉमी का भैया 8 नंबर वाला चैप्टर। देखो सीबीएसई लिख कर तो नहीं देती कि भाई आपके पास कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन हमारा एनालिसिस कहता है कि एक 3 नंबर का क्वेश्चन, एक 4 का और एक 1 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको मिलने वाला है। अब इस चैप्टर में है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन एटलीस्ट कम से कम आपको इतना पढ़ लेना है, इंडिया एंड चाइना ग्रोथ कंपैरिजन। देखो इंडिया और चाइना की ग्रोथ कंपैरिजन, देखो इंडिया का पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ है। चाइना वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ इन तीनों में से किसी की भी पूछी जा सकती है, पाकिस्तान की तो नहीं पूछेंगे भाई, समझ आ गया। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में लिखा है, सेक्टरल डेवलपमेंट, जो एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर, इनका कितना किसका डेवलप कैसे हुआ उसके बारे में सेक्टरल डेवलपमेंट, क्षेत्रीय विकास मेरे ख्याल से आई थिंक हिंदी में यही कहते हैं, और एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं ना, उसकी बात यहां पर करनी है। यानी कि ये चैप्टर 8 नंबर का और इस तरीके से रहने वाला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। और ध्यान से सुनते जाइएगा, अब जो मेन समस्याएं हैं वो क्या है। देखो भाई चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 मैंने शुरू के 4 चैप्टर बनाए। देखो यहां पर क्या लिखा है, 1 + 2 + 3 + 4 12 नंबर, यानी कि जो पहला यूनिट है ना उसके अंदर मैंने 4 चैप्टर बनाए। किसी राइटर ने इसमें 3 चैप्टर बनाए होंगे। कितने बनाए होंगे? 3। एक ही चैप्टर को 2, मतलब 2 चैप्टर को एक ही में मर्ज किया होगा। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, आपको किताब में मिलता ही नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है। देखो भाई पहले चैप्टर को मैंने डिफाइन किया बिफोर इंडिपेंडेंस, है ना, या ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति की संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, यानी कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। दूसरा मैंने चैप्टर बनाया है, यहां पर देखिए बड़े ध्यान से, इकोनॉमिक सिस्टम है ना, FYP, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, है ना, मतलब 5 ईयर प्लान्स को बनाया, 5 ईयर प्लान्स को बनाया, यानी कि सर आर्थिक सिस्टम को क्या कहते हैं, आर्थिक व्यवस्था और पंचवर्षीय योजनाएं वाला एक चैप्टर है आपका। अगला चैप्टर मैंने बनाया 1950 से 1990, भारत आजाद होने के बाद हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई वो कैसी चली। एंड 4th चैप्टर इज 1991 रिफॉर्म्स, यानी कि सुधार, आर्थिक सुधार या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें LPG आए। ये 4 चैप्टर मिलाकर कितने नंबर बन रहे हैं आपके? 12 नंबर। अब इसको 4 चैप्टर कह लो, या आपने राइटर के हिसाब से 3 चैप्टर, वो देख लेना आप क्या क्या टॉपिक है। बिफोर इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक सिस्टम 1950 से 1990 और 1991, इन चारों चैप्टर में जब एक साथ ये दे रहे हैं 12 नंबर बताकर, ये तो मैंने डिफाइन किया है। देखो आगे क्या क्या चीजें मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट पार्ट जानने के अलावा ये बात समझ लीजिए कि ये चैप्टर में से ना ऑप्शनल भी रहते हैं, लेकिन कौन किसके ऑप्शन में आएगा ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कोई, पर फिर भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। बड़े ध्यान से समझ लो इस बात को। देखो यहां पर जो मैंने लिखा है ना, बिफोर इंडिपेंडेंस, सबसे पहला वाला जो चैप्टर है उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले जानिए। मेरे हिसाब से 4 नंबर का एक चैप्टर आएगा, एक नंबर का क्वेश्चन, एक 3 नंबर का क्वेश्चन, एक का और एक 3 का 4 नंबर का होगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने लिखा है, यानी फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, पे भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी उसका कोई एक फीचर इनमें से आ सकता है। खास इंपॉर्टेंट ये रहेगा, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी एंड डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि सर स्टैग्नेंट मेरे ख्याल से रुकी गतिहीन अर्थव्यवस्था लिखा होगा, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, और कृषि का प्रभुत्व, यानी कि सब कृषि में ही डूबा हुआ था, है ना,
पूरा भारत ही कृषि कर रहा था। अप्रोक्स देखा होगा आपने 72-75% जो पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर में एंगेज थी, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। ये तीनों में से एक फीचर इंपॉर्टेंट रहेगा। फीचर्स तो और हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये फीचर्स इस बार के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब उसी समय भारतीय अर्थव्यवस्था इंडिपेंडेंस के टाइम पे एग्रीकल्चर के क्या हालात थे भैया, हालात तो बहुत बुरे थे, बहुत सारे उसमें भी फीचर्स पढ़ेंगे आप, लेकिन भैया उसमें से ये इंपॉर्टेंट रहेगा एक्सप्लॉइटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, है ना। कुछ याद है जमींदारी प्रथा जिसे कहा जाता है, इसके अंदर ये जमींदारी प्रथा वाला समझाना है, ठीक है, जिसमें 3 लोग होते थे। बात समझ में आ गई? ये वाला पढ़िएगा। पता नहीं हिंदी में भूव्यवस्था प्रणाली का शोषक भूव्यवस्था प्रणाली समथिंग ऐसा है। अगला है फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो था उस समय का वो कैसा होता था? फोर्सफुली क्या करवाते थे? कमर्शलाइजेशन, जिसमें याद होगा, पढ़ा होगा, कैश क्रॉप्स को करवाते थे फूड ग्रेन्स की बजाय, है ना, यानी कि नगदी फसलों का उत्पादन ज्यादा होता था बजाय खाद्य फसलों के, समथिंग जो ये पढ़ना है। तीसरा पार्ट इसमें रहेगा सब्सिस्टेंस आउटलुक। हमारा जो एग्रीकल्चर का आउटलुक था वो कैसा था? जीवन निर्वाह के लिए हम करते थे, ये सब्सिस्टेंस आउटलुक, ये पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड नोट पॉइंट सुनते जाना साथ में ध्यान से। इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जो हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग आपके पास आएगा, जिसको हम 5 ईयर प्लान के हम ऑब्जेक्टिव कह लें या इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन के हम लोग उसे उद्देश्य कह लें या पंचवर्षीय योजनाओं के, जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी समृद्धि और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, समता वाला जो पॉइंट है, यानी कि आय व रोजगार संपत्ति का बराबर जो जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि क्या बंटवारा, वो वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें 4-5 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, उसमें से ये दोनों इस बार के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। ये चारों पार्ट बताकर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे और प्री प्लानिंग से आपका जो है फायदा करेगा। 1950 से 1990 वाला जब चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो फिर आखिरकार जब इंडिया हमारे देश हमारे हाथ में आया तो हमने उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या काम किया। तो भाई 1950 से 1990 में जो आपके पास रहेगा न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी। अब देखो हमारे पास एग्रीकल्चर को सुधार करने के लिए ना सबसे पहले हम लैंड रिफॉर्म लेकर आए, लेकिन मेरे हिसाब से इस बार लैंड रिफॉर्म इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, इसलिए इसको मैंने बाद में रखा है। मैं चाहता तो हटा देता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए शामिल किया है मैंने। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी, नई कृषि नीति स्ट्रेटजी, मेरे ख्याल से प्लानिंग वगैरह हो सकती है। तो इसमें HYV टेक्नोलॉजी के बारे में ही बताना, आपका कोर्स HYV टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है। तो एग्रीकल्चर के लिए हमने नए क्या किया, वैसे तो फाइनेंस की सुविधाएं भी हमने शुरू की है ना, ये सारी बातें भी हैं। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब इसके बाद ये इंपॉर्टेंट रहेगा रोल या इंपॉर्टेंस ऑफ SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस कह लो या रोल आ जाए पेपर में, एक ही चीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बार। कितना इंपॉर्टेंट है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने लैंड रिफॉर्म लिखा है। उसके बाद इंपॉर्टेंट रहेगा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विदेशी व्यापार नीति में हमने आखिरकार क्या क्या काम किया। तो उसमें सबसे मेन काम ये वाला आता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन 1950 से 1990 में। ये क्या कह लो, ये घटिया ही कह लो इसको, ये इससे हमारा देश बहुत बर्बाद हुआ था, ठीक है। और 1991 रिफॉर्म्स जो आ गए, यहाँ पर सुधार आ गए भैया, ये 6 नंबर का चैप्टर रहने वाला है। कितने नंबर का? 6 नंबर। यहां से तो एकदम गारंटेड कह रहा हूं 6 नंबर का एक चैप्टर आएगा। इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन, एक 4 नंबर का बन सकता है, या एक ही क्वेश्चन 6 नंबर का, 6 का एक ही बनेगा, उसको 2 टुकड़ों में दे देंगे 3-3 नंबर में। ऐसा नहीं 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन नहीं हो जो 3-3 वाले आते हैं, 6 नंबर का ही क्वेश्चन होगा, 2 टुकड़ों में करके पूछेंगे। नहीं तो ये संभावना 1+1+4 की संभावना ज्यादा। अब इसके अंदर क्या आ रहा है? एलपीजी अप्राइजल, एलपीजी के अप्रेजल जो है, मूल्यांकन, एलपीजी का क्या फायदा रहा, नुकसान रहा, ये दोनों बातें इसके अंदर पढ़ने सबसे ज्यादा इस बार के लिए इंपॉर्टेंट बन रहा है। जो हर बार नहीं आता था ना टॉपिक, वो इस बार तुम्हारे में आने की संभावना बन गई है। इसके बाद प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, है ना। एलपीजी की तो अप्राइजल मैंने कही दिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को जो अपनाया, रिफॉर्म किया, रिफॉर्म का अप्राइजल क्या रहा, यानी कि मूल्यांकन करिए उसका क्या फायदा रहा कि नुकसान रहा। इसके बाद मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलपीजी के अप्राइजल है, लास्ट चैप्टर के लास्ट में मिलेगा। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण उसके बाद, एंड सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट मैं मान रहा हूं लिबरलाइजेशन को, जिसमें इंडस्ट्रियल और टैक्स रिफॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 रिफॉर्म पढ़ते हो आप इसके अंदर। कितने सुधार पढ़ते हो लिबरलाइजेशन में, उदारीकरण नीति में? भाई 5 पढ़ते हो, जिसमें से इंडस्ट्रियल औद्योगिक सुधार और कर संबंधी सुधार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड लास्ट में इंपॉर्टेंट रहेगा डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। बजाओ ताली, है ना। देखो भाई मैंने कहा 1+2+3+4, ये वाले देखो मार्किंग कर दिया मैंने, कंफ्यूज मत होना। 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों चैप्टर मिलाकर 12 नंबर लेने। अब समझो स्ट्रेटजी, यहां पर मैंने कहा ये 4 नंबर का, उसके बाद मैंने कहा ये 6 नंबर का, तो भाई 6-4 तो 10 हो गए। क्या इन दोनों चैप्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा? नहीं यार। अब यहां देखो मैंने 3-3 नंबर भी लिख दिए यार, 3-3 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16 बना दिए। सर आपने जादू कर दिया भैया, यही तो स्ट्रेटजी है। देखो यहां पर क्या खास बात रहने वाली है, जैसे यहां से एक 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, तो इनमें से जो एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा ना, उसको ऑप्शन में दे देता। और सुना है आपने, और अथवा वाला, तो कितना फायदे की बात रहती। इसका मतलब एक चैप्टर से आपका अगर क्वेश्चन टफ भी बन गया ना, तो हो सकता है दूसरे चैप्टर वाला फंस जाएगा आपके पास। लेकिन ऑप्शन में
आना ही आना है, क्योंकि भैया चैप्टर इतने हैं और मार्क्स इतू सा है, तो भैया कैसे डिवाइड किया जाए। इसको तो मैंने कहा ये आएगा ही आएगा इससे क्वेश्चन, और उसी के ऑप्शन में दूसरा या तो इस वाले से ऑप्शन रख दे या तो इस वाले से ऑप्शन रख दे, रखेगा इसी से ऑप्शन। समझ आ गया? सेपरेट नहीं आता, सेपरेट इसका आता है, इसका आता है सेपरेट। सही है, इसका वाला क्वेश्चन सेपरेट आएगा, ये मैंने आपको बताई। यही वो चीज है जो आपका खाली स्क्रीनशॉटवा काम नहीं करेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन वीडियो को पॉज कर करके एक एक चीज लिखो, और जो मैं ऑरल भी बता रहा हूं ना वो एक एक बात इंपॉर्टेंट है। आइए बात समझ में आ गई यहां पर। अब आइए चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 कौन कौन से नाम दिए मैंने वो भी देख लो। तो चैप्टर नंबर 5 जो है आपका, बड़े ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है HCF। अरे सर ये तो मैथ्स में पढ़ा था, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण। अगला चैप्टर मैंने बनाया है रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। अगला चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार वाला, और लास्ट चैप्टर है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सर पर्यावरण और धारणीय विकास। ये 4 चैप्टर मिलाकर कितने नंबर दे रहा है आपको? 20 नंबर। ये बार बार कह रहा हूं, मार्किंग स्कीम की वीडियो जिसने नहीं देखी हो देख लेना, सब पहले बता दिया ये सब। सही है, अच्छे से उसको भी प्री प्लान करो। 20 नंबर दे रहा है आपको, ये समझ आ गया? तो 20 नंबर को देखो कैसे डिफाइन किया मैंने, और यहां क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, बड़े ध्यान से समझना। तो देखो मैंने कहा कि HCF वाला चैप्टर 6 नंबर के आने की संभावना जताई है मैंने। 1+1+4 का क्वेश्चन भी मैंने बताया। यही तो खास एनालिसिस में लेकर आता हूं, आपका प्यार, आप लोगों का जो है इतना प्यार मिलता है ना वीडियो पे, जिससे मुझे एनालिसिस करने में बहुत मदद मिलती है, और बड़ों का आशीर्वाद। तो देखो भैया 6 नंबर का चैप्टर ऐसे डिफाइन होने वाला है। क्वेश्चन ए मैंने बोला यहां पर, हाउ पीपल बिकम रिसोर्स। लोग आखिरकार रिसोर्स, संसाधन कैसे बनते हैं, यानी कि सोर्सेज इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, स्रोत, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत। क्वेश्चन कैसे बोला? हाउ पीपल बिकम रिसोर्स, यानी कि जो लोग हैं वो कैसे संसाधन बन जाते हैं। तो कैसे बनते हैं भैया? सोर्सेज पढ़ा ना उसमें, एजुकेशन है, एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर, हेल्थ पे एक्सपेंडिचर, माइग्रेशन पे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सब पढ़ा है ना। उसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा माइग्रेशन। कौन सा वाला पार्ट रहेगा? माइग्रेशन सोर्सेज में। अच्छा, एक अलग से मैंने पूरा जो दिया उसी का पार्ट है, लेकिन ये पूरा ना एक अलग से पूरा टॉपिक आपको बड़ा एस्से सा पूरा दे रखा है इस चैप्टर में, वो है एजुकेशन। पढ़ लो, उससे जितना नोट्स बनाना ना एजुकेशन पे, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, इंडिया के अंदर एजुकेशन सेक्टर कैसे ग्रो किया है, एसेंशियल एलिमेंट है ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। आपको पता है ना, मानव पूंजी निर्माण का एक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है भैया, महत्वपूर्ण जो है क्या है? एलिमेंट है, तत्व है। तो ये वाला इस चैप्टर में इस पे फोकस करना। अब है तो इसमें एक्सपेंडिचर भी, लेकिन मैं सॉरी माफी चाहूंगा, है तो इसमें हेल्थ भी, लेकिन मैंने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा माइग्रेशन वाला इंपॉर्टेंट है, और एजुकेशन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। अब आ जाइए नीचे, तो ये चैप्टर कैसे आया वो बता दिया। रूरल डेवलपमेंट भैया 6 नंबर आने की पूरी संभावना है। कितने नंबर? 6 नंबर। 1+1+4 की संभावना ज्यादा रहेगी। 1 नंबर के 2 क्वेश्चन और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूरल क्रेडिट। कौन सा इशू है भैया? ये कैसा इशू है ग्रामीण क्षेत्रों के डेवलपमेंट में, वो इशू के बारे में पूरा समझ होनी चाहिए आपको। रूरल क्रेडिट क्या होता है, इसकी क्यों नीड पड़ती है, कैसे कैसे जरूरत है, ये सारी बातें। एंड अगला जाता है रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स। अब भैया यहां पर एक बड़ा ही डाउट है। देखो हमारे रूरल क्रेडिट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नाबार्ड भी दे रखा है, आरआरबीज भी दे रखा है, रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक भी दे रखा है, कमर्शियल बैंक भी दे रखा है। भाई ये बहुत सारे टॉपिक्स होते हुए भी ध्यान रखिए, इस बार जो संभावना मैंने जताई है रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ना, उनका क्या रोल, अहम रोल है रूरल क्रेडिट की समस्या का समाधान करने में। ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इस बार के लिए। सही है। इसके अलावा मैंने लिखा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अल्टरनेटिव फार्मिंग। देखो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन भी है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कृषि का विविधीकरण, वो वाला टॉपिक नहीं बोला मैंने बोला डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसी के साथ में दे रखा रोजगार का विविधीकरण या उत्पादन क्षेत्र का। फार्मिंग के अलावा क्या क्या ऑप्शन है? अल्टरनेटिव फार्मिंग, भाई पशुपालन है यानी कि एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज है, समझ गया ना, हॉर्टिकल्चर वगैरह, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग उसके बाद इंपॉर्टेंट जताया मैंने, और सबसे लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट जताया तो रूरल मार्केटिंग को। समझ गया ना, ये इंपॉर्टेंट वाइज टॉपिक ही ज्यादातर चैप्टरों में मैंने लगाए हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 आता है एम्प्लॉयमेंट वाला, रोजगार। देखो 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 सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर जाएगा, 7 नंबर अप्रॉक्स में एज्यूम कर रहा हूं, 7 नंबर आपको मिलने वाले यहां से, जहां पर मैं संभावना जता रहा हूं। एक नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, एक 6 का क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना है। 6 वाले को पार्ट में कर देंगे वो, सही है, 3 2 1 उसमें से तो पार्ट में पूछेंगे, ऐसी संभावना जता रहा हूं। तो एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा, अब यहां पर तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, टाइप्स भी हैं, इसके अलावा वर्कर है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने क्या इंपॉर्टेंट जताया, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ वर्कर्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहेगा, इनफॉर्मलाइजेशन उसके अंदर पढ़ोगे, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर। इसी के अलावा पढ़ोगे फॉर्मल वर्कर, इनफॉर्मल वर्कर, है ना, ये पढ़ लेना हिंदी में भी ध्यान से कि क्या है ये। अगला है पार्टिसिपेशन रेट, सहभागिता दर, और अगला है पॉलिसीज, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए सरकार ने लेटेस्ट में कैसी कैसी पॉलिसी जारी की है, कुछ लिस्ट दे रखा है, उसका ध्यान से नोट्स बना लेना। पूरा ऑनलाइन वाले में भी कोशिश करूंगा कि आपको मैं पूरी सारी चीजें अच्छे से पढ़ाऊं, ठीक है, अच्छे से मैं भी पढ़ के आऊंगा, तुम भी पढ़ना अच्छे से, ठीक है।
तो पार्टिसिपेशन रेट और पॉलिसीज ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। एंड लास्ट चैप्टर 8वां एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 5 नंबर का एज्यूम करके चल रहा हूं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 1 नंबर का एक क्वेश्चन। लेकिन बेटा यहां पर देखो क्या जताया मैंने संभावना, एक मीनिंग, किसकी मीनिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मीनिंग। ये मीनिंग किसके लिए लिखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, समझ आ गया। इसकी इंपॉर्टेंट ज्यादा रहेगी। इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंट, क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हमारे देश की रिसोर्सेज और एनवायरमेंट पे क्या फर्क पड़ता है। अरे भाई इसी से तो एयर पॉल्यूशन होता है, इसी से तो नॉइस पॉल्यूशन होता है। हम जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारी चीजें रिसोर्सेज और एनवायरमेंट क्या हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है उसका, है ना। तो अगला है ग्लोबल वार्मिंग, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, ये पार्ट रहेगा 5 नंबर का। अब यहां पर जो मैं एक एनालिसिस का एक और नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, जो सबको बताने वाली बातचीत नहीं है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और एनवायरमेंट चैप्टर का जनरली ऑप्शन, देखो एक बात बताओ, 20 नंबर दे, कितने नंबर है, 20 नंबर है। मैंने क्या लिखा है, 6 और 6 12, 12 और 7, 12 और 7 कितने हो गए भाई, 19 हो गए, 19 और 5 कितने है, तो 24 पे पहुंच गया, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। कोई एक चैप्टर में जैसे 4 नंबर का 6 की जगह 5 का हो गया, ऐसा हो सकता है। उसके अलावा एक चैप्टर ऑप्शनल बनेगा, क्या बनेगा, ऑप्शनल। खासकर मैंने जो नोटिस किया है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और एनवायरमेंट चैप्टर में आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, लेकिन ऑप्शन का मतलब ये नहीं कि ये पढ़ूंगा ही नहीं मेरा ऑप्शन। अरे भाई हमने संभावना जताई है, पूरी संभावना निकल के आती है, लेकिन एक बार को उल्टा पड़ गया तो बेटा फिर मामला समझ रहे हो, आसान चैप्टर है, लेकिन तैयारी से फायदा ये होगा दोनों के कि अगर ऑप्शन में भी आए तो एक हो सकता है टफ आ जाए। अब सोचो आप यही पढ़ के जाओ, टफ आ गया क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो आप दोनों पढ़ के जाओ, हो सकता है इसका टॉपिक आसान आ गया, उसका टफ आ गया, ये वाला कर देंगे हम, समझ आ गया। तो ये ऑप्शन भी मिलेगा आपको। तो बात समझ में आई होगी। ये 9 चैप्टर जो मैंने आपको डिफाइन किया वो 8 चैप्टर भी बन सकते हैं। ये दोनों चैप्टर कई बार एक ही में मर्ज कर देते हैं राइटर्स, इकोनॉमिक सिस्टम और ये 1950 से 1990 एक ही चैप्टर मिला देते हैं इसको, तो चैप्टर 1 आपका कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से 40 नंबर की मैंने आपको व्यवस्था बताई है, कैसे आपके 40 नंबर मिलने वाले हैं। अगर भाई साहब आपको इस वीडियो का फायदा लेना है ना, तो अच्छे से नोट्स बनाकर प्रिपरेशन कर लेना। और मैं लाइव क्लासेस अरेंज करूंगा आपके लिए। अब जल्दी ही इंग्लिश का एग्जाम आपका हो ही गया है, अब मैं लाइव क्लासेस शेड्यूल आपका अपलोड कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। जितनी ज्यादा आप लोगों की शेयरिंग होगी ना, उतना ज्यादा क्राउड होगा और उतना ज्यादा पढ़ाने में मजा आता है। लगता है कि हाँ लोग हमें सुन रहे हैं यार, ठीक है, और लोग आए, उससे वीडियो से फायदा मिल सकता है, हमारी मेहनत का फायदा जा सकता है। नहीं तो ऐसा लगता है अकेले कमरे में चिल्ला रहे हैं, बस चिल्ला रहे हैं, समझ आ गया। तो इतने बड़े यूट्यूबर नहीं है यार, बहुत छोटे से लेवल से अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। तो आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को जरूर इंपॉर्टेंट तरीके से, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपके साथ अकाउंटेंसी के एग्जाम में भी हम वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो अकाउंटेंसी की वीडियो जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। और भाई लास्ट जाते जाते कहना चाहूंगा यार, प्लीज देखो लुक चेंज हो गया है कुछ समथिंग, और टकला वगला कोई कमेंट मत करना, टकला सर भी नहीं चलेगा, मैं पहली बता रहा हूं। हाँ अच्छा सा कोई विलन हीरो कोई ऐसा कुछ कमेंट करना है तो ठीक है, देख लो थोड़ा सा है, स्मार्ट तो लग ही सकता हूँ, थोड़ा बहुत तो लग ही सकता हूँ, लेकिन यार कोई टकला वगला नहीं बोले हैं।